गुड मॉर्निंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। तो क्या था होमवर्क, क्या था लास्ट क्लास में? थर्मोडायनेमिक्स से तो कुछ नहीं था, केवल मैंने कहा था रिवाइज करने के लिए, राइट? रिवीजन हो गया अच्छी तरह से। इंटरनल एनर्जी के पॉइंट्स याद किए आप लोगों ने? 10 पॉइंट्स थे, बताओ। केस 1, केस 2, केस 3। अरित्रा, थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ देखो बेटा, ये बहुत जरूरी है। इसको जितना अच्छी तरह से हम गोट गोट के, जिसे कहते हैं ना, गोट गोट के पी जाओगे ना इस चीज को, आगे उतना ही कंफर्टेबल फील करोगे, उतना ही अच्छी तरह से अच्छा लगेगा आपको। तो बिल्कुल पॉइंट्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। यहां पर अब वापस से थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं जो पॉइंट्स हमें याद करने हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, कौन मतलब वैसे 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट के 4-5 पॉइंट्स ज्यादा ही काम के हैं। वाह, अब तो सपने में भी 5 पॉइंट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया समीर जी, यही तो चाहिए। हाँ, तो जैसे स्टार्टिंग मैंने की थी, इंटरनल एनर्जी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ड्यू टू सिस्टम इट सेल्फ एंड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण कंसिडर नहीं करते हैं, केवल सिस्टम के कारण कंसिडर करते हैं। सेकंड पॉइंट जो था, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हम बात करें तो वो केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस पर डिपेंड करेगी। बाकी न्यूक्लियर एनर्जी, mc² इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था, एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। देन उसके बाद हमने कहा था, फॉर एनी सब्सटेंस, अगर कुछ और बात करें तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में से कोई भी दो फैक्टर, यानी पी, वी, एन और टी में से 3 फैक्टर कह दो और एन फिक्स कर लो तो कोई से भी 2 फैक्टर। और फिर हमने कहा था कि अगर कोई केमिकल एंड फेज, अगर अगर कोई केमिकल एंड फेज चेंज नहीं हो रहा है, अगर कोई केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो दो पैरामीटर का फंक्शन होगी, या तो प्रेशर वॉल्यूम या वॉल्यूम टेम्परेचर या फिर प्रेशर टेम्परेचर। ये दो पैरामीटर्स होंगे, लेकिन कब? जब कोई केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमें निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो जो इक्वेशन आती है, CVdT प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डीवी। भाई आज मेरा बर्थडे नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, डी यू इक्वल टू, बहुत बार लिखो इसको, जितनी ज्यादा बार लिख सकते हो लिखते जाओ। डी यू इक्वल टू एन CVdT, एन लगा दो या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा यू बाय डेल्टा वी। अभी हटा देता हूं, नहीं तो कोई कहेगा सर एन क्यों लगा दिया। डेल्टा टी एट कांस्टेंट, नहीं, डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डीवी, लेकिन ये केमिकल और फेज चेंज पे नहीं लगेगा। अदरवाइज आप हमेशा यूज कर सकते हो, फिर से बता दूं, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट हो या ना हो, कुछ भी हो सकता, बस केमिकल और फेज चेंज नहीं होना चाहिए। रौनक बिल्कुल सही बता रहे हो तुम। तो अब लेकिन इस पर फोकस करते हैं आज, है ना? तो यहां पर नहीं, ग्रुप में डाल रखा तो गलत इंफॉर्मेशन है। आप में से कुछ लोगों के पास सही सही इंफॉर्मेशन है। बर्थडे नहीं है भाई आज मेरा। हाँ बट कोई बात नहीं, लेकिन कोई बर्थडे गिफ्ट भेजना चाहे तो मैं आज भी एक्सेप्ट करूंगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। राइट, तो अगर कोई गिफ्ट भेजना चाहता है कि बर्थडे का गिफ्ट है सर आपके लिए, तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
चलो अब इस पर आते हैं, अब बर्थडे वाली बातें साथ साइड में। हाँ हाँ, तुम लव ठीक है बेटा मेरी, क्या ना वो डायलॉग तो मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा, बट सही बात है, लोहे की चेन भेजने वाले हो तुम डायमंड की बजाय, हैं? अच्छा, क्यों? सही है बेटा। चलो अब इस पर आते हैं। तो मैंने क्या कहा, चाहे कोई सा भी चेंज हो, बस केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए, यानी आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, कोई सा भी प्रोसेस हो सब पर ये फॉर्मूला लगेगा। कोई जरूरी नहीं कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कोई जरूरी नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। हाँ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये dt जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद तीन केसेस बने थे, फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, फॉर रियल गैस अंडरगोइंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। ये वर्ड अंडरगोइंग एनी प्रोसेस या अंडरगोइंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, पूरा सेंटेंस याद करोगे, आधा अधूरा नहीं याद करोगे, राइट? हर लाइन बहुत अच्छी तरह से, कि क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन। आइडियल गैस के केस में फॉर्मूला क्या जाता है, फॉर आइडियल गैस एनसीवीडीटी हमेशा आएगा, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, क्योंकि एक आइडियल गैस के लिए ये वाली टर्म हमेशा जीरो होती है। फॉर आइडियल गैस हमेशा जीरो होती है, क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। बट रियल गैस के लिए ये एक्सप्रेशन तभी आएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये सब हमने डिस्कस किया, और इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बताया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एक क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एक क्वेश्चन करते हैं, राइट? तो बहुत अगेन ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं ना थर्मोडायनेमिक्स में, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए, यानी जो बातें हम कर रहे हैं उसी का एप्लीकेशन है। तो हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से वेल थॉट, ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो, जो कंफ्यूजन हो वो यहां से क्लियर होके आते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, हर क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्ट करके, बहुत ही थॉट प्रोसेस के साथ, लैंग्वेज उसकी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट की गई है। लिखो यहां पर क्वेश्चन, कैलकुलेट हीट ट्रांसफर for an ideal gas, for a monoatomic ideal gas undergoing a change from 2 liter 300 Kelvin to 4 liter 500 Kelvin against constant external pressure 10 बार। करिए, क्वेश्चन करिए। आर्यन, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, मैं उन सबके लिए बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स के पहले लेक्चर से जल्दी जल्दी देखना स्टार्ट करो। 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप आगे देखोगे तभी समझ में आएगा। बीच में से अगर कोई भी देखेगा तो उसको थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगी। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1 से देखिए। अच्छी बात है कि अभी तक होमवर्क नहीं दिया है कुछ भी, तो आप कंटिन्यूसली लेक्चर्स देख सकते हो। नोट्स बनाओ, ढंग से नोट्स बनाओ, उनको लिखो और उनको याद करो। ये फर्स्ट स्लाइड ही है बेटा, टाइम से आया करो, टाइम से आया करो। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी से फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें, और फिर विद इन, यानी नेक्स्ट
क्लास से कोशिश करो कि लाइव आप देख पाओ। नेक्स्ट क्लास है, क्योंकि लाइव में ज्यादा मजा आएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो अब आपको बताना आंसर क्या है यहां पर। और एक छोटा सा पॉइंट यहां पर दे सकता हूं, आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू की जरूरत जब पड़ेगी जूल में तो 25/3 यूज कर लेना। वैसे तो 8.314 होता है, बट थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके 25/3 यूज कर लेना, जिससे कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। अच्छा, मोल्स नहीं दे रखे, 1 मोल कर लेना। मोल्स 1 है, 1 मोल, ठीक है। चेतन देखो, किसी ने पूछा सर थर्मो के लिए आइडियल रियल पढ़ना जरूरी है क्या? बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का आइडिया होना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हर चैप्टर में देखो कुछ चीजें दूसरे चैप्टर के से कनेक्टेड होती है और कुछ चीजें एक्सक्लूसिव होती है। तो आइडियल के यूं मान के चलो, पहले कुछ लेक्चर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का मतलब पता होना चाहिए, दैट्स इट। बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए आइडियल रियल केस की। बट हर एक चैप्टर में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ और ऐसी चीजें आती जैसे आइडियल गैस में आप मैक्सवेल भी पढ़ते हो, ग्राम्स लॉ भी पढ़ते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ते हो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी पढ़ते हो, उनकी यहां कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पीवी इक्वल्स टू आरटी वो पता होना चाहिए। तो 4500 आंसर एक तो मैं देख पा रहा हूं बहुतों का आ रहा है, 2300 भी आ रहा है, 4080 भी आ रहा है, 2520 भी आ रहा है। आंसर तो बहुत सारे आ रहे हैं भाई, बहुत सारे आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी 45,000 की सबसे ज्यादा है। चलिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताओ, क्यू का। क्यू का कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखिए हमारे पास जो क्यू के फॉर्मूले हैं, या तो वो एनसीवीडीटी है या एनसीपीडीटी, और ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आए हैं, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब प्रेशर कांस्टेंट है। ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आए हैं, ये ध्यान रखना यहां पर। तो यहां पर अब ये बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में प्रेशर या वॉल्यूम में से कोई कांस्टेंट है क्या? क्या इस क्वेश्चन में प्रेशर या वॉल्यूम में से कोई कांस्टेंट है क्या? क्या कांस्टेंट है? सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दें, एनसीपी डेल्टा टी लगा दें? नहीं लगा सकते हो एनसीपी डेल्टा टी। ये जो लिखा हुआ अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 10 बार, बाहर का प्रेशर जो है वो 10 बार है, इसका मतलब बाहर का कांस्टेंट तो अंदर का भी कांस्टेंट, अंदर का भी कांस्टेंट, ऐसा। अब आप सोचो, अगर अंदर का प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो वॉल्यूम 2 से 4 लीटर, तो टेम्परेचर डबल होना चाहिए, टेम्परेचर डबल होना चाहिए, यानी वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यानी अंदर का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, बाहर का प्रेशर अलग चीज होती है, अंदर का प्रेशर अलग चीज होती है। यहां पर अंदर का प्रेशर चेंज हो रहा है, बाहर का कांस्टेंट है। अब आप सोचो कैसे करूंगा, ऐसे कर सकता हूं, एक कंटेनर है, मान लो यहां कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसके कारण 10 बार प्रेशर लग रहा है, अंदर का प्रेशर हो सकता है ज्यादा है, लेकिन स्टॉपर्स लगे हुए जिसके कारण पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं स्टॉपर्स हटाऊंगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन मूव करेगा, अंदर का कितना नहीं पता, बट पिस्टन मूव करेगा। तो जो मूवमेंट हो रहा है वो किस प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है? 10 बार के अकॉर्डिंग, 10 बार के अगेंस्ट हो रहा है। तो अंदर का प्रेशर तो चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। चेक करना है तो P1 V1 अपॉन, इससे चेक करो, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। यहां से P1 अपॉन P2 की वैल्यू सेम नहीं आएगी।
तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो नहीं लिख सकते। लेकिन जो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला है वो तो क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल, और राइट नाउ वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो पी एक्सटर्नल बाहर 10 इंटू 2 लीटर, तो जूल में कन्वर्ट करना 100, तो ये हो गया -2000 जूल। ये वर्क डन आ गया, ये वर्क डन आ गया साहब। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, वॉल्यूम में चेंज दिख रहा है। अब डेल्टा यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एन सीवी डेल्टा टी ये फॉर्मूला हमेशा लगता है फॉर एन आइडियल गैस। तो यहां पर n की वैल्यू 1, cv की वैल्यू मोनोएटॉमिक 3/2r विच इज 25/3 इंटू टेम्परेचर चेंज 200। 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 2500। राइट, और अब आप क्या लगा दो यहां पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा U माइनस W, तो ये ऐड हो जाएगा 4500। राइट, और जिन्होंने एनसीपी डेल्टा टी लगाया है उनका आंसर ये आएगा 25/3 इंटू 200, तो ये हो गया 100। तो उनका आंसर तो कुछ अलग आएगा, वो कितना आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 3, जो कि गलत है, लिखा था कुछ ने। समझ में आई बात? तो क्या यूज करना है, अगर किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। इसीलिए मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से बता रहा हूं कि क्या हम सोचते हैं। बहुतों को लगता है बाहर का प्रेशर कांस्टेंट, अंदर का भी कांस्टेंट। ये सिचुएशन को समझो, हर प्रोसेस को कंटेनर से सोचो कि यार ये कंटेनर में होगा कैसे, उसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि मैं इस प्रोसेस को करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। ये स्टॉपर्स बहुत जगह आपको यूज करने पड़ेंगे कि सोचना कैसे है। पिस्टन बहुत बार अपने आप रुक जाता है, बहुत बार पिस्टन को हमें स्टॉपर से भी रोकना पड़ता है कि पिस्टन मूव कर रहा है, अपने आप हो सकता ना रुके, हमने स्टॉपर्स लगा दिए तो पिस्टन वहां पर रुक जाएगा। विनय बेटा करोगे यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। श्रुति ये क्या क्वेश्चन है, 3/2 क्यों यूज किया? सीपीसीबी की वैल्यूज नहीं पता आप लोग को मोनो एटॉमिक के लिए? हाँ श्रुति, मोनो एटॉमिक के लिए सीपीसीबी की टेबल पूरी बनी हुई है, यूज करो उसको। वैभव 101 नहीं आता है, बार इंटू लीटर है, बार इंटू लीटर में 101 नहीं 100 होता है। यहां पर ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, यानी क्यू को हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि प्रोसेस किस कंडीशन पर हो रहा है। कुछ डेटा है लेकिन इससे नहीं समझ में आ रहा, बट वर्क डन निकाल सकते हो, डेल्टा यू निकाल सकते हो, उससे हमने क्या निकाल लिया, क्यू निकाल लिया। ठीक है, हाँ कोई कह रहा है, मन कह रहा 100 से काहे को मल्टीप्लाई किया। वाह बेटा, थोड़ा तो पहले से पढ़ लो, थोड़ी तो चीजें पहले से पढ़ लो मेरे, क्या बोलूं अभी तुम हैं। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, पुराना सब कुछ नहीं पता होता हमें, बस हम ऐसा आते हैं आज पहली फ्रेश सर, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश है, हमें कुछ नहीं पता सर, अब बिल्कुल फ्रेश दिमाग को पढ़ो आप, ऐसे आते हो क्लास में हैं। भैया पहले का पढ़ के आया करो, पहले के याद करके आया करो, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूं। ये तो एक फर्स्ट लॉ का, ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ की, यहां पर क्यू की वैल्यू आप तभी फाइंड आउट कर पा रहे हो, अगर फर्स्ट लॉ नहीं होता तो आप ये क्यू नहीं निकाल सकते। विद द हेल्प ऑफ वर्क डन, विद द हेल्प ऑफ डेल्टा यू, हमने यहां पर क्यू की वैल्यू निकाल ली है। देन अब हम आ रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म पर, विच इज एंथैल्पी। एंथैल्पी जिसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत जगह यूज होती है, आप पहले भी इसको अच्छी खासी अगर इधर उधर यूज कर चुके हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी यूज होती है। चलिए
क्या मतलब होता है एंथैल्पी का, क्या सोचते हो एंथैल्पी से? यहां पर हर नया स्टूडेंट पता सोचता है कि मेरे लिए कुछ अलग से सर बोलेंगे। बेटा पहले लेक्चर से अटेंड करो, तब जाके थर्मोडायनेमिक्स आएगी, जल्दी जल्दी अटेंड करो, और जैसे ही बैकलॉग कंप्लीट हो फिर यहां से अटेंड करना स्टार्ट करो, लाइव देखना स्टार्ट करो। यस, प्रत्युष ने आंसर कुछ लिखा है, U प्लस पीवी, योगेश ने लिखा है एनर्जी, गौरव ने भी लिखा है एनर्जी, अभिमन्यु ने लिखा है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी ने तो रेंडमनेस भी लिख दिया। बेटा कुछ रेंडमनेस एंट्रोपी को बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी, चेंजेस इक्वल्स टू एंथैल्पी, मैथमेटिकल रिलेशन। प्रियांशु ने लिखा U प्लस पीवी, एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर बाय दी हुई ये एनर्जी है, चलो जो एनर्जी है उसकी बात, जो लोग बोल रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी की टर्म तो हमने पहले ही डिफाइन कर दी। यू को भी एनर्जी बोलते हैं, एच को भी एनर्जी बोलते हैं, फिर डिफरेंस क्या दोनों में? फिर एक नई टर्म की जरूरत क्या पड़ी भाई? हीट बहुतों का लिखना है, हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो फिर तो हीट बोल दो, एंथैल्पी क्यों बोल रहे हो उसको? है जब हीट ही है तो हीट बोलो उसको, हीट भी अच्छा और एंथैल्पी भी है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देने वाली एनर्जी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, तो पहले जो यू था वो किसकी एनर्जी थी? बाहर की एनर्जी थी या वो आधी एनर्जी थी? एंथैल्पी अगर टोटल एनर्जी है तो क्या इंटरनल एनर्जी आधी एनर्जी है? अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाती है। अच्छा, हेमंत सही लिख रहा है, प्रियांशु ने भी सही लिखा है। तो चलिए अब मैं बता देता हूं। हाँ, किसी ने लिखा हीट कंटेंट, आरुष ने इतनी बार बोल दिया, इतनी बार बोल दिया, सिस्टम के अंदर हीट नहीं होती है। हीट और वर्क वर्ड तभी पिक्चर में आते हैं जब कुछ चेंज कर रहे हो। एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म को हम हीट और वर्क कहते हैं, लेकिन आज भी हीट कंटेंट फिर वर्ड आ गया, यानी तुम्हारे अंदर हीट है। राइट आरुष, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम्हारे अंदर हीट है, तुम्हारे अंदर वर्क है ना बेटा? सॉरी नहीं, मतलब हाँ बोला हुआ है तो ध्यान रखो, ये वर्ड्स कुछ कुछ टर्म्स के लिए तो बिल्कुल मना किया हुआ है। अब रुको यहां पर। देखो, पहले लेक्चर में भी मैंने बहुत कोशिश की ये समझाने की कि ये जो वर्ड्स का मतलब नहीं पता उन्हें भूल जाओ, ये मैंने बहुत कोशिश की है। राइट, और मैंने आप लोगों को कहा कि एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बाकी एनर्जी के नाम ही नहीं लेने हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक इंटरनल एनर्जी, ये तीन टर्म, एक हीट, एक वर्क, उसके अलावा मैंने सबको साइड में कर दिया था, सबको साइड में कर दिया था। राइट, तो ये नए नए वर्ड्स मत बोलो, प्रॉब्लम में आ जाओगे। अपने दिमाग में कोई नई पिक्चर मत क्रिएट करो। अब मैं आता हूं एंथैल्पी पे। तो पहली चीज, एंथैल्पी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, यानी मेरा क्वेश्चन ही कह दो गलत था, लेकिन तुम सब जबरदस्ती आंसर दिए जा रहे थे। तो एंथैल्पी जो एक टर्म हमने डिफाइन की है, वो ऑन पेपर मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया है, उसका सही में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको आप फील नहीं कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी को फील कर सकते हो कि यार मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी का नहीं पता, मैथमेटिकल टर्म है। अब क्यों इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका लॉजिक बताता हूं। इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है, तो एक्चुअली कोई भी जब चेंज होता है ना, उस चेंज में कंटेनर के अंदर से बाहर कितनी हीट जा रही है, हीट को मेजर करना आसान होता है। हीट ट्रांसफर को मेजर करना आसान होता है। थोड़ा आपने वर्ड सुना हुआ कैलोरीमीटर से, यानी इसको एक कैलोरीमीटर, एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, वो कंटेनर एक कैलोरीमीटर में रखा हुआ है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर करना आसान होता है। राइट, अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फर्स्ट लॉ से भी बोल सकते हो, डायरेक्टली भी बोल सकते हो। du इक्वल्स टू होता क्या है,
Q प्लस W कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क डन 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो ये हीट ट्रांसफर, इसको मैं V लगा देता हूं, किसके बराबर होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है हम उसे क्या कह सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर मैं लैंग्वेज में इसको लिखूं तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू डी यू जो भी लिखना चाहो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये याद रखना, बहुत बार होता है क्वेश्चन में दे रखा होता है कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा जाता है डेल्टा यू क्या, तो सर पता नहीं। अरे भाई जो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वही तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वही तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। लेकिन अब मोस्टली प्रोसेस जो हम करते हैं ना, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं या फिर कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर भी हीट को मेजर करना आसान है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर भी ये डेटा किसी के बराबर हो जाए। यानी जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू आ गया, कांस्टेंट प्रेशर पर कोई और पैरामीटर चाहिए। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट को किसी से रिलेट कर सकें, ऐसा कोई पैरामीटर हमें चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। पहले रिक्वायरमेंट को समझो तभी बातें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। यानी एक जरूरत है। हाँ, आप में से कोई कह सकता है क्या जरूरत है, क्यों करें? कांस्टेंट वॉल्यूम पर पता है तो इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर भी करें, इसकी क्या? बट अभी तो यूं कह दो हाँ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर पता है तो कांस्टेंट प्रेशर पर भी हम चाहते हैं कि ये क्यू किसी के बराबर हो जाए, राइट? ठीक है भाई, अब जरूरत है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो सोचा गया क्या करें ताकि ये क्यूपी किसी के बराबर हो जाए। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए गए, इधर उधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके। एट द एंड देखा कि अगर हम एकदम ऐसे डिफाइन कर दें U प्लस पीवी, U प्लस पीवी, तो हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा, हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। और इसी U प्लस पीवी को हमने एक नाम दे दिया एंथैल्पी। ये कहीं से आया नहीं है, हमने सोचा ऐसा करें। जैसे गामा जो होता है, आपको पता है गामा सीपी अपॉन सीवी, ये क्या है? कुछ नहीं, सीपी अपॉन सीवी के रेशियो को गामा बोल दिया, सीपी अपॉन सीवी के रेशियो को गामा बोल दिया। कुछ महान लोग जो हैं, जो यहां पर कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हैं कि सर वर्क डन 0 क्यों है। वाह बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां मार्स चंद्रयान की बातें हो रही है और ये वर्क डन क्यों 0 कर दिया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ो बेटा, पुराना पढ़ो, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो, है ना, कि वर्क डन क्यों 0 हुआ है, सब समझ में आएगा। यहां पूछने से पहले 4 बार सोचो। हाँ, नाउ तो अब यहां पर नेक्स्ट डेल H इक्वल्स टू U प्लस पीवी। इनको तो मतलब डैश छोटा वर्ड लग रहा है मुझे, डैश, ट्रिपल डैश, मल्टीपल डैश, ऐसे। खैर अब भी छोड़ो। हाँ, अब यहां पर इससे हमारा पर्पस कैसे सॉल्व होगा वो देखना है। तो ये तो हमने टर्म डिफाइन कर दी। फिर से कह रहा हूं, कोई थोड़ी देर बाद ये मत पूछना कि कहां से आया है, इसी तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है। फॉर ए चेंज, फॉर ए चेंज DH इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस VdP। यूं कह दो, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसको, तो DH इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस VdP। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, DH इक्वल्स टू Q प्लस W प्लस PdV प्लस VdP, राइट। अब मैं यहां एक कंडीशन डाल रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जब मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर, तो ये सिस्टम के प्रेशर की बात कर रहा हूं, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है।
एक्सटर्नल कुछ भी डेटा है तो वहां एक्सटर्नल अलग से बोला जाएगा। जब केवल बोला जा रहा प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो ये सब सिस्टम की बात हो रही है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अब हमारे और आपके कहने से प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो जाएगा कि मैंने कह दिया तो है। आपको कंटेनर उस तरह का यूज करना पड़ेगा जो कि प्रेशर को क्या रखे, कांस्टेंट। और जब भी कभी ये वर्ड आए कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन। ये पिस्टन कंटेनर का प्रेशर क्या रखेगा, कांस्टेंट। केमिस्ट्री में ये दो तरह के कंटेनर बड़े इंपॉर्टेंट है, एक जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, दूसरा जिसका प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। ये दो तरह के कंटेनर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे ही मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट यानी कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, और ये पिस्टन क्या करता है, हमेशा अंदर के प्रेशर को किसके बराबर रखेगा, बाहर के प्रेशर के बराबर। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा पिस्टन ऊपर चला जाएगा, कम होने लगेगा नीचे आ जाएगा। थ्रू आउट द केमिस्ट्री पिस्टन को मासलेस सोचो, थ्रू आउट दी केमिस्ट्री पिस्टन को मासलेस सोचो। अगर कहीं आपको लगता है पिस्टन का कुछ प्रेशर है तो उसे एक्सटर्नल में ऐड कर दो और पिस्टन को मासलेस की तरह सोचने लग जाओ। तो जैसे ही हमने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो है हमेशा अंदर के प्रेशर को किसके बराबर रखेगा, बाहर के प्रेशर के बराबर, और कांस्टेंट रखेगा क्योंकि बाहर का कांस्टेंट है। तो अब हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल होता है। अब मैं यहां पर माइनस पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकता हूं, पी डीवी। ऐसा नहीं कि वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी डीवी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और यहां पर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डीवी। यानी यहां पर अब आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो, ये माइनस पी डीवी, ये प्लस पी डीवी। ध्यान रखना ये सिस्टम का प्रेशर, ये सिस्टम का वॉल्यूम, कुछ भी सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो सारे डेटा किसके होते हैं, सिस्टम के होते हैं। तो यहां पर अब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। और जैसे ही आपने प्रेशर कांस्टेंट बोला, डीपी वाली टर्म भी जीरो हो गई, डीपी प्रेशर कांस्टेंट, डीपी भी जीरो, तो बचा क्या, डीएच इक्वल्स टू क्यूपी। यस, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी। यही तो चाहिए था, चेंज इन एंथैल्पी। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ट्रांसफर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफर चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो गया। यानी हीट ट्रांसफर, ये लैंग्वेज में भी याद करना, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। और आपको मैं बता दूं, पहले मैंने एंथैल्पी की डेफिनेशन बोली थी, तो आप में से बहुत सारी जनता चेंज इन एंथैल्पी की डेफिनेशन बोल रही है। मैंने पूछा एंथैल्पी था, जनता चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी हीट से कोई लेना देना नहीं, एंथैल्पी का हीट से लेना देना नहीं है। चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर हो सकती है, हीट ट्रांसफर के बराबर। लेकिन क्या वो हमेशा होगी, नहीं। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर वेरी कर रहा है तो फिर एंथैल्पी चेंज कुछ और होगा, क्यू कुछ और होगा, फिर वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, फिर वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यानी कुछ भी चेंज करोगे, देखो एंथैल्पी में भी चेंज होगा, लेकिन वो एंथैल्पी में चेंज क्यू के बराबर तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो हीट ट्रांसफर डेल्टा यू के बराबर होगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वो हीट ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होगा। और आपके तो नहीं सर, ना तो प्रेशर कांस्टेंट ना वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्यू की वैल्यू कुछ और होगी, डेल्टा यू की वैल्यू कुछ और होगी, डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और होगी। सब अलग अलग, सब अलग अलग। बहुतों को पता क्या कंफ्यूजन होता है कि डेल्टा एच डिफाइन ही तभी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कहा, हर कंडीशन पर एच डिफाइन होगा, हर कंडीशन पर डेल्टा एच निकाल सकते हो, हर चेंज का डेल्टा एच निकाल सकते हो, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। बट वो जो एंथैल्पी में चेंज है वो हीट ट्रांसफर के बराबर होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है। यानी मानो एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है और आपने कह दिया सर इसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं अच्छा फिर जो भी हीट ट्रांसफर होगी दैट इज डेल्टा एच। और आप कह दो नहीं सर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो मैं कह दूंगा हीट ट्रांसफर क्यू डेल्टा एच अलग, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। सारी बातें बता रहा हूं, हर सेंटेंस भाई मैं बता देता हूं, हर सेंटेंस जो है
वो इंपॉर्टेंट है। जो हर लाइन में यहां पर बोल रहा हूं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राइट कोई पूछा कि सर वीडीपी कैसे जीरो, बेटा प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी तो जीरो हो गई ना। राइट तो यहां पर पॉइंट है कि एंथैल्पी इसको फील नहीं कर सकते। अगर आप मुझे अभी पूछ सर ठीक है ये सारी बातें तो समझ में आ गई, बट ये तो बता दो एंथैल्पी क्या है, तो आंसर इज एंथैल्पी है। अगर आप पूछो व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी एक बार और पूछोगे तो ज्यादा ये बोल दूंगा यू प्लस पीवी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बहुत सारी जनता इसे एनर्जी बोल देती है, अरे भाई एनर्जी थोड़ी, हाँ बहुत सारी जनता क्या बोलते हैं, अच्छा इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी, मतलब पीवी एक नई एनर्जी आ गई। अरे पीवी एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है यार? फिर तो मैं एक और टर्म डिफाइन कर दूं, यू इंटू पी इंटू वी। अब इसे क्या कहूं, इसको भी कुछ बोल दो, कोई नई एनर्जी बोल दो। ये कोई ऐसी एनर्जी या यूनिट इसकी एनर्जी वाली आएगी, क्योंकि इसकी यूनिट भी एनर्जी की, इसकी यूनिट भी एनर्जी की, इसीलिए एनर्जी की, इसीलिए एनर्जी। ये वही बात हो गई। बहुतों को मतलब एक कंटेनर में सोचो लोहा यानी गोल्ड भी रखा हुआ है, सिल्वर भी रखा हुआ है, आप दोनों को ऐड कर दो, कर दो, लेकिन ऐड करने से क्या कुछ नया फील आएगा? नहीं आएगा ना। वो गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, यहां यू एक टर्म है, पीवी एक टर्म है, तो फाइनली एंथैल्पी का कोई फील नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो गलत है भाई, आज के बाद मत करना। पहली चीज, कोई पूछे व्हाट इज एंथैल्पी तो पहला आंसर दोगे एंथैल्पी। सेकंड पॉइंट अगर वापस पूछे तो कहते यू प्लस पीवी। अगर मैं कहता हूं कि एंथैल्पी बढ़ रही है मतलब यू प्लस पीवी की वैल्यू बढ़ रही है, एंथैल्पी कम हो रही है मतलब यू प्लस पीवी की वैल्यू कम हो रही है। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ एक कंडीशन पर हम इसको फील कर सकते हैं, और वो भी एंथैल्पी को नहीं, चेंज इन एंथैल्पी को फील कर सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी को फील कर सकते हैं। एंड चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो Q के बराबर होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर Q होगा, ये आप जरूर कह सकते हो। तो क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो पता हो। फर्स्ट पॉइंट एंथैल्पी इज U प्लस पीवी। चाहो तो इसी में एक चीज ऐड कर लो, U भी स्टेट फंक्शन है, P भी स्टेट फंक्शन है, V भी स्टेट फंक्शन है, तो सेकंड पॉइंट एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। क्यों? ज्यादा कोई पूछने नहीं वाला, बट हाँ U P V सब स्टेट फंक्शन है, तो एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे? change in enthalpy at change in heat transfer at constant pressure equals to change in enthalpy। constant pressure पर जो heat transfer हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? change in enthalpy। अरे बेटा पीवी सेपरेटली क्या होगी? कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हाइट को तुम्हारे बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दूं, अब बताओ क्या होगा? हाइट इंटू वेट कर दिया मैंने, तो मल्टीप्लाई करना था, मैंने तो कर दिया। तुम्हारी हाइट तुम्हारे मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा वेट, अब बोलो ये क्या है? तुमने किसी भी दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या हो जाएगा? मेरी इच्छा है नेक्स्ट टाइम मैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो। अब उसका मतलब बताओ सर, और मतलब क्या बताओ? तीन टर्म प्रोडक्ट है, दैट्स इट, उसका कोई मतलब थोड़ी है। थोड़ा सोचो, हर पीवी का मतलब बताओ। अरे मतलब ही नहीं, जब चार बार उसी चीज को बोल चुका हूं, ये थोड़ी कोई भी दो टर्म मल्टीप्लाई कर दो इसका मतलब, कोई मतलब नहीं है। हाँ यस। अब ये जरूर कोई पूछ सकता है एंथैल्पी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, तो एंथैल्पी भी एक तरह से यूनिट्स वाइज तो एनर्जी की आ रही है, एनर्जी चेंज होगी तो एंथैल्पी चेंज होगी। एनर्जी एक्सटेंसिव है तो एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव होगा। ओके अब यहां पर ये तो बात हो गई एंथैल्पी से रिलेटेड, क्या मैंने बोला है वो याद रखना। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है, ये एंथैल्पी कितने वेरिएबल का फंक्शन होगी? एंथैल्पी कितने वेरिएबल का फंक्शन है?
तो देखो इन जनरल यू कितने वेरिएबल का फंक्शन है? चार, सब्सटेंस, मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम। उसमें से दो यही है, तो आप कह सकते हो अगर ये चार का फंक्शन है जिसमें से दो ये है, तो ये भी u प्लस पीवी भी चार वेरिएबल का फंक्शन है। और अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो सब्सटेंस और मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये एंथैल्पी भी दो वेरिएबल का फंक्शन होगी। यानी यहां पर भी हम कह सकते हैं फॉर ए सब्सटेंस not undergoing any chemical and phase change, enthalpy is the function of pt, pv या vt। राइट जब केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखना, केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो फिर चार वेरिएबल आ जाएंगे। इसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैं पीटी की टर्म यूज करूंगा। क्यों पीटी करूंगा वो अभी समझ में आ जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इनटू डीटी डेल्टा एच बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी। राइट इसमें से पता है ये वाली वैल्यू आपको पता है, ये पता है आपको, क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो ये और ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको T1 से T2, इसको P1 से P2 इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, बट उसके लिए ये वैल्यू तो पता होनी चाहिए। ये वैल्यू हमें पता है कैसे? एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल्स टू DH और C क्या होता है? CP क्या होता है? QP अपॉन DT। QP अपॉन DT और इस QP की जगह क्या लिख सकता हूं? डेल्टा H बाय डेल्टा T। हाँ बट किस कंडीशन पर? कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वैल्यू यहां पर क्या हो गई? CP/DT। इसीलिए यहां पर P और T लिया ताकि CP आ जाए। इंटरनल एनर्जी की केस में V और T लिया ताकि यहां CV आ जाए। और मैं यहां पर आपको बता दूं एक और चीज, बहुतों को पता है क्या लगता है, ये तो एक फॉर्मूला आ गया जो कि केमिकल और फेस चेंज पे नहीं लगेगा, लेकिन पता है बहुतों को क्या लगता है कि ये वैल्यू जो हुई ना CP, यार जैसे डेल्टा U बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, तो बहुतों को पता है क्या लगता है कि यहां V तो यहां CV, यहां P तो यहां CP, जो कि नहीं है। CP तब आएगा जब यहां एंथैल्पी होगा। केवल ये V और V उससे नहीं हो रहा काम कि हाँ यहां P तो यहां P, यहां एंथैल्पी है, यहां एनर्जी की टर्म है। राइट तो फाइनली फिर से उसी तरह का एक फॉर्मूला आ गया, बट वापस से रिपीट करूंगा। फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडर गोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। अब यहां वापस तीन केसेस बनेंगे, फिर से तीन केसेस बनेंगे, वो के वही उसी तरह से। फॉर आइडियल गैस, फॉर रियल गैस, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ लेकिन सेंटेंस और भी होंगे। तो केस 1 पर आ रहा हूं। केस 1 सोचो क्या था? फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिक्स ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी बेटा। थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो कोई और तरीका नहीं है, ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, कोई और तरीका नहीं है। यस डाउट है तो पूछ लो, अगर सही लगेगा तो जवाब दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। मैं फिर से बता दूं, देर इज नो अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनेमिक्स। कोई दूसरा तरीका नहीं है, ध्यान रखना। और ना किसी बुक में मिलेंगे इस तरह से। बुक वाले यूज सब करते हैं, लेकिन बुक वाले इस तरह से केसेस बना के हाईलाइट नहीं करते हैं। तो अगर आप सोचो कि सर ये किस बुक में मिलेगा, तो भूल जाओ, भूल जाओ, नहीं मिलेगा। दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। यस बिल्कुल सही कहा आपने कि सब बिल्कुल इंडिविजुअल है, एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल। और कह सकता हूं कि हाँ
किसी बुक से नहीं है, खुद धीरे धीरे सालों लगे हैं यहां तक पहुंचने में। अब फॉर एन आइडियल गैस, अब मुझे ये बताओ, जब हमने इंटरनल एनर्जी वाली बात की थी तब तो वहां तो क्या था कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस वाली टर्म को जीरो कर दिया। अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, तो क्या यहां पर भी हम, क्या यहां पर भी मैं इस वाली टर्म को जीरो कर दूं क्या? आइडियल गैस के लिए क्या इस वाली टर्म को जीरो कर दें? क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, उसी तरह से एक आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन है? क्या ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो वो बताता हूं। एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो ये वाली टर्म आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन, और एक आइडियल गैस के लिए पीवी को मैं क्या लिख सकता हूं? एनआरटी। तो ये वाली टर्म भी एनआरटी टेम्परेचर का फंक्शन, ये वाली टर्म भी टेम्परेचर का फंक्शन, तो एंथैल्पी भी टेम्परेचर का फंक्शन होगी। यानी एक आइडियल गैस के लिए H इक्वल्स टू यू प्लस एन आर टी, ये भी टेम्परेचर का फंक्शन, ये भी टेम्परेचर का फंक्शन, यानी एंथैल्पी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो, हमेशा हमेशा बोल सकते हो कि एंथैल्पी सिंस केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया तो अब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी सेकंड वाली टर्म जीरो, डायरेक्ट एन मोल्स के लिए लिख रहा हूं एनसीपीडीटी, ये सेकंड वाली टर्म जीरो हो गई। यानी आइडियल गैस के लिए भी ये फॉर्मूला चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा। हमने डीपी को जीरो नहीं माना है, हमने यहां डीपी को जीरो नहीं माना है, ध्यान रखना। ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये मानी भी नहीं है, जीरो है। आइडियल गैस के लिए जीरो है, चाहे डीपी जीरो हो, यानी चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, सेकंड वाली टर्म जीरो है। राइट। राइट। नेक्स्ट, यश वापस से सुनना लेक्चर, सब समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आइडियल गैस के लिए तो फॉर्मूला आ गया। सेकंड केस आता है रियल गैस। फॉर रियल गैस अंडरगोइंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इस बार वॉल्यूम नहीं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब एक रियल गैस के लिए एंथैल्पी जो है वो हम कहें केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, ऐसा नहीं है। तो एक रियल गैस के लिए एंथैल्पी देखो इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो उसके कारण इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो उसके कारण एंथैल्पी भी चेंज होगी। तो एक रियल गैस के लिए एंथैल्पी ये कहना कि तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा, ये गलत है। प्रेशर चेंज होने पर भी एंथैल्पी में चेंज होगा, यानी ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी। प्रेशर चेंज करने पर एंथैल्पी में चेंज होगा। प्रेशर या प्रेशर बोल दो, वॉल्यूम बोल दो, रियल गैसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने पर तीनों में से कोई भी एक चेंज करोगे, रियल गैस की एनर्जी चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज होगी। लेकिन हमने यहां पर अब एक और कंडीशन कौन सी लगा दी? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर यानी डीपी इक्वल्स टू जीरो, और सिंस अब डीपी जीरो है तो इसीलिए वापस से सेकंड टर्म जीरो हो गई, एनसीपीडीटी। यानी फिर से वही फॉर्मूला आ गया, फिर से वही फॉर्मूला आ गया। लेकिन एक रियल गैस के लिए फॉर्मूला तभी लगेगा, रियल गैस के लिए फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्रेशर कांस्टेंट है,
अदरवाइज रियल गैस के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। आइडियल गैस के लिए अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, कोई सा भी हो, बस केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए। आइडियल गैस के लिए हमेशा लगेगा, रियल गैस के लिए तभी लगेगा जब प्रेशर कांस्टेंट है। एंड केस 3 फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, उसी पर लिख देता हूं। केस 3 ये 2 था, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड अंडरगोइंग एनी चेंज, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। देखो मैंने यहां पर वही प्रोसेस वर्ड मैंने आपको इनिशियली भी बताया था, प्रोसेस वर्ड कब लिखते हैं जब केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक ये सब प्रोसेस है, इसीलिए मैं यहां चेंज के बजाय प्रोसेस वर्ड लिख रहा हूं, मतलब केमिकल और फेज चेंज को हटा दिया। अब क्वेश्चन आता है क्या सॉलिड और लिक्विड के लिए ये टर्म जीरो? नहीं, सॉलिड और लिक्विड में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी है तो प्रेशर चेंज करने पर चेंज होगा। तो यहां पर ये टर्म तो जीरो नहीं है साहब। तो अब क्या करें? डीपी जीरो सॉलिड और लिक्विड के लिए, क्योंकि इससे पहले इंटरनल एनर्जी वाले केस में डीवी को जीरो किया था, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने कहा था कि उनका वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है, तो वहां पर हमने डीवी को जीरो किया था। क्या यहां डीपी को जीरो कर दें? जयदीप यही बोला है जो तुम लिख रहे हो, वही पूछ रहा हूं। अब पहले तो थोड़ा सा ना सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर, ये वर्ड भी समझ में नहीं आता। गैस का प्रेशर जब भी बोलो तो समझ में आता है कि गैस का प्रेशर मतलब गैसेस वॉल की वॉल्स पर जो प्रेशर लगा रही, कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर लगा रही, गैसेस मॉलिक्यूल मूव करते हुए टकरा रहे हैं तो प्रेशर लगेगा। बट बात आती सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर, वहां वो टकराने वाला फील नहीं आता, क्योंकि उनकी एनर्जी मतलब मूवमेंट भी बहुत कम। तो सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर का क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूं आपको। कैसे सोचना उसका तरीका बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हाथ में मेरे छोटा सा आईपैड है, राइट नाउ कह सकते हो एयर का इस पर प्रेशर पड़ रहा है। एयर का प्रेशर लग रहा होगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा एयर का? ऑब्वियसली 1 एटमॉस्फेयर एयर का। बट इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं क्या प्रेशर कितना भी लगा दूं, 1, 200, 200, 500, क्या इसका शेप चेंज नहीं होगा? क्या ये नहीं टूटेगा? टूटेगा। लेकिन अभी नहीं टूट रहा है, क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर अभी इस पर लग रहा है उतने ही प्रेशर से ये वापस अपोज भी कर रहा है। जितना इस पर लग रहा है उतने से ही अपोज भी कर रहा है, इसीलिए इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। यही होता है। अगर आप जितना प्रेशर लग रहा है किसी भी सॉलिड पर, जितना प्रेशर लग रहा है उतना वो लगा रहा है, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। बट आप ज्यादा प्रेशर लगा दो तो होता है। यानी सॉलिड और लिक्विड इस पर, इसका शेप क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि जितना प्रेशर इस पर लग रहा है उतना ही ये वापस लगा रहा है। यानी सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर कितना है? जितना उस पर लग रहा है। यानी सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर। राइट? तो आज के बाद कहीं पर भी सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब ये सोचो सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर। यानी आपके पास जो टेबल है रखी हुई उसका प्रेशर कोई पूछे तो कह दो उस पर प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेयर। तो अब ये बताओ क्या सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर चेंज नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। अभी इस पर 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है, अब मैं इस पर दबा दूं इसको तो इसका तो प्रेशर बढ़ गया, और तब भी शेप चेंज नहीं हुआ, मतलब मैं ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं तो ये भी ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। यानी सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर, और सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर तो हम चेंज कर सकते हैं। यानी सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर चेंज किया जा सकता है, वो जीरो नहीं होगा, और अच्छा खासा चेंज कर सकते हैं। यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए डीपी जीरो नहीं है। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर, और सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर को तो मैं चेंज कर सकता हूं। लेकिन सुनना, क्या लगता है इसका मैंने प्रेशर बढ़ाया, क्या कुछ चेंज हुआ इसमें?
इस पर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, दबाया, कुछ चेंज हुआ। अब आप कहोगे सर थोड़ा ज्यादा करो तब होगा, आप ज्यादा कर नहीं रहे हो, दिखा रहे हो बट कर नहीं रहे हो। बेटा कर रहा हूं लेकिन एक लिमिट तक ही कर रहा हूं। हाँ, नया आईपैड ला के रख दो, बहुत अच्छी तरह से करूंगा फिर। तो सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर चेंज करने पर उसमें कोई चेंज ही नहीं होता। यानी प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड का, यानी प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में चेंज ही नहीं होता है, बहुत ही कम चेंज होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये वैल्यू जीरो तो नहीं होगी बट ऑलमोस्ट जीरो होगी, क्योंकि प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट लिख लो, आगे भी बहुत जगह काम आएगा। चेंज इन प्रॉपर्टीज, नोट करके लिख लेना, चेंज इन प्रॉपर्टीज of solid and liquid can be considered negligible with change in pressure. विथ चेंज, प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज आगे चल के केवल देखो, प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज करने पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। आगे चल के हम देखेंगे सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर चेंज करोगे तो गिब्स एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी में भी चेंज नहीं होगा। यानी सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो प्रेशर मत चेंज करो, टेम्परेचर बदलो, टेम्परेचर के थ्रू ही बदला जा सकता है। सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को बदलना है तो प्रेशर नहीं, टेम्परेचर बदलना होगा। यानी फिर से हम कह रहे हैं कि ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो है तो डीएच इक्वल्स टू एनसीपी डी। फिर से वही आंसर आ गया। और सॉलिड और लिक्विड के लिए सीपी सीवी सब बराबर, तो या तो एनसीपी डी बोल दो या एनसीडीटी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो फाइनली ये तीन केसेस एज इट इज याद हो जाने चाहिए, हर एक का एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें याद होनी चाहिए। तो अब हमारे पास एंथैल्पी चेंज के फॉर्मूले आ गए। एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला एनसीपीडीटी, और ध्यान रखना इसके अलावा कोई और कंडीशन है, अगर इसके अलावा कोई और सिचुएशन है फिर ये पूरा फॉर्मूला लगेगा सब। अगर आपको लगता है कि सर रियल गैस है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे, पूरा फॉर्मूला लगेगा, फिर कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला तो है ही है, बट हाँ कुछ कुछ कंडीशन पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारी क्या है, ये जितने भी फॉर्मूले डेल्टा एच और डेल्टा यू के हमने लिखे हैं ये तब एप्लीकेबल होंगे जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं होगा। जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं होगा तब लगता है। तो क्वेश्चन आता है सर अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहे हो तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई केमिकल और फेस चेंज हो रहा है और आपको कोई कहे कि डेल्टा यू निकालो, एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। कैसे, उस केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पर करो, हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करो, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू के बराबर कर दो। कोई कहता है कि नहीं डेल्टा एच फाइंड आउट करो, तो उस केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पर करो, हीट ट्रांसफर निकालो और उसको डेल्टा एच के बराबर कर दो, उसको डेल्टा एच के बराबर कर दो। हाँ लेकिन कोई आपसे कहे कि नहीं यार सर डेल्टा यू भी निकालो और डेल्टा एच भी निकालो, तो क्या मैं उस केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी करूंगा, कांस्टेंट प्रेशर पर दो दो बार करूं? नहीं, दो दो बार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक केमिकल रिएक्शन का डेल्टा यू पता है तो मैं डेल्टा एच ऑन पेपर निकाल सकता हूं, डेल्टा एच पता है तो डेल्टा यू ऑन पेपर निकाल सकता हूं। दोनों में से एक डेटा पता है तो दूसरा डेटा केमिकल और फेस चेंज के लिए आप ऑन पेपर निकाल सकते हो, बट एक डेटा पहले एक्सपेरिमेंट निकालना हो। अब डेल्टा एच से डेल्टा यू कैसे निकालूंगा या डेल्टा यू से डेल्टा एच कैसे आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और वो केमिकल के लिए, बाकी सबके लिए भी डिस्कस करेंगे। केमिकल के लिए भी यूज कर सकते हो, अदर देन केमिकल चेंज भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो अब पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू।
तो यहां पर डेल्टा एच का मतलब ही कांस्टेंट प्रेशर है। बेटा फिर से सुनना लेक्चर, ढंग से सुनना, तब समझ में आएगा। वापस से सारे लैंग्वेज सुनना, एक बार में हजम नहीं कर पा रहे हो बहुत सारे सेंटेंस, विश्व रंजन, तो वापस से सुनना है ना। तो अब लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन लिख दूं फिर से, जो पहले भी लिख चुका हूं, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज QV इक्वल्स टू डेल्टा U, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज QP इक्वल्स टू डेल्टा H। तो एक्सपेरिमेंटली इन दोनों में से एक डेटा तो आप निकाल सकते हो। अब एक पता और दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं, आप में से जितने बच्चे वहां दे रहे हैं 20% के पेपर में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। यानी 10 पेपर अगर होते हैं तो 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आते हैं। जेई मेंस में 10 पेपर होते हैं, जेई मेंस में चैप्टर से ही क्वेश्चन आते ही आता है, बट 10 में से 2 पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से रिलेटेड ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। बहुत सारे आते हैं, डेल्टा यू इतना तो डेल्टा एच बता दो, डेल्टा एच इतना तो डेल्टा यू बताओ, राइट। तो अब कैसे करेंगे, एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, ये तो हमेशा लगेगा, हमेशा, क्योंकि एच को हमने डिफाइन ऐसे किया है। फॉर एच चेंज, ध्यान रखो मैंने केवल चेंज लिखा, मैंने ये नहीं बोला केमिकल, मैंने ये नहीं बोला फेज, मैंने ये नहीं बोला अदर देन केमिकल और फेज चेंज, मतलब कोई सा भी चेंज हो। फॉर एच चेंज, डेल्टा एच चेंज निकाल रहा हूं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और डेल्टा पीवी को क्या लिख सकता हूं, P2V2 माइनस P1V1। यहां पर आप में से किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर कभी आप चेंज में डी लिखते हो कभी डेल लिखते हो, तो डी स्मॉल चेंज के लिए, डेल्टा लार्ज चेंज के लिए, कभी भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। लार्ज चेंज के लिए डेल्टा एच, स्मॉल के लिए डी एच, राइट। और डेल्टा एच क्या होता है, H2 माइनस H1, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। यानी यहां पर यूं कह दो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। और यहां से यहां तक मैंने कोई कंडीशन नहीं पुट की है, केवल ये कहा है फॉर ए चेंज, फॉर ए चेंज मतलब अगर कोई सा भी चेंज है आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, ऑलवेज एप्लीकेबल, चाहे केमिकल चेंज हो, चाहे फेस चेंज हो, चाहे ना हो। यानी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां ये नहीं लग सकता। यानी H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी हमेशा लग सकता है, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1 हमेशा लग सकता है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि सर ये लगाऊं नहीं लगाऊं, हमेशा लगा दो, ये तो हमेशा लगा दो, सोचना ही नहीं है। अगर P1V1 P2V2 पता है, पुट करो, डेल्टा यू पुट करो, डेल्टा आ जाएगा। यानी डेल्टा एच से डेल्टा यू या डेल्टा यू से डेल्टा एच निकालना तो क्या पता होना चाहिए, P1V1 इक्वल्स टू P1V1 और P2V2, ये 4 पैरामीटर पता होना चाहिए। ये 4 पैरामीटर हमें पता होने चाहिए, तो यहां से हम सब निकाल सकते हैं। यानी कह सकते हो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, डेल्टा एच से डेल्टा यू बिल्कुल सॉल्व हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन और क्यों बनते हैं वो मैं बताता हूं। इस पर क्वेश्चंस और क्यों बनते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं P1V1 P2V2 नहीं दे रखा होता, उसकी जगह कुछ और डेटा दे रखा होता, टेम्परेचर दे रखा होता, T1 T2 मोल्स, इस तरह की बाकी की इंफॉर्मेशन होती है। P1V1 P2V2 नहीं दे रखा होता है। तो अगर P1V1 P2V2 नहीं दे रखा है तो हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, और जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो फिर से उसमें कंडीशंस आ जाती है। ये इस थर्मोडायनेमिक्स में हर डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन से ही समझ में आता है कि ये कंडीशन क्यों आ रही है, ये कंडीशन क्यों आ रही है, वो डेरिवेशन से समझ में आता है। ये नहीं कि एंड में जाके सर ये कंडीशन कहां से आई, अरे भाई सारी कंडीशन जब आप स्टेप्स लिखोगे तब आएगी। इसको नोटिस करो, जब मैं यहां लिख रहा हूं हर लाइन के ऊपर कुछ ना कोई कभी ना कभी लैंग्वेज लिखता हूं, फॉर ए चेंज। तो अब यहां पर फिर से केसेस बनेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या है, फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेज चेंज, फॉर ए सब्सटेंस,
यानी केमिकल और फेस चेंज वाले में भी करेंगे, उससे पहले भी करेंगे। फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, सोचो आप, हर जगह मैं कुछ भी डिराइव करता हूं पहले ये लाइन आ जाती है। और इमेजिन करो जब इससे पहले कभी आपने शायद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो क्या ऐसा सोचा? मैं हर जगह कुछ भी डिराइव करता हूं, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। अगर थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। वो ये और आगे भी बनेंगे, ये ऐसा नहीं कि यहां बन गए। ये सेंटेंस पता नहीं इस चैप्टर में कम से कम 100-200 बार मैं बोलूंगा, 100-200 बार ये सेंटेंस मैं इस चैप्टर में बोलता हूं। अब इसमें जब केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वापस 3 केसेस बनेंगे, तो फिर वापस 3 केसेस बनेंगे। फॉर आइडियल, फॉर रियल, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या नहीं होना चाहिए? केमिकल और फेज। चाहो तो लिख दो अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, हाँ लेकिन अंडरगोइंग एनी प्रोसेस बट केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर एक आइडियल गैस है तो यहां पर ये डेल्टा पीवी, पीवी की जगह क्या लिख सकता हूं? एनआरटी। पीवी की जगह एनआरटी, राइट। तो यहां पर अब केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा तो एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्या वेरी कर सकता है? टेम्परेचर। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू एन। क्यों कांस्टेंट बोला? क्योंकि कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो सब्सटेंस के जितने मोल्स हैं उतने ही रहेंगे, यानी एन आर डेल्टा टी। ये एक और फॉर्मूला आ गया। अगर आपको P1 V1 P2 V2 नहीं पता है तो क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स T1 और T2। नंबर ऑफ मोल्स T1 और T2 वो पुट कर दो, डेल्टा एच आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आइडियल गैस है, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब आप जाके देखना, जेई एडवांस शीट में सब क्वेश्चन दे रखे हैं। जेई एडवांस 2002, जेई एडवांस 2004, जेई एडवांस 2006, 3 क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर, उसके बाद भी आए हैं बट ये 3 क्वेश्चन 2002 से बता रहा हूं आपको, वो इसी पर आए हैं सब, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आए हैं। देख लेना शीट में 2002 में पता है क्या क्वेश्चन आया? जेई वालों ने क्या क्वेश्चन दिया? जेई वालों ने 2002 में क्वेश्चन क्या दिया? एक सब्सटेंस के लिए P1 दे दिया, V1 दे दिया, T1 दे दिया, P2 V2 T2 और मोल्स भी दे दिए, डेल्टा U भी दे दिया और डेल्टा H पूछा उन्होंने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, डेल्टा H पूछा गया वैसा। अब कंफ्यूजन है, सर ये तो सारे डेटा दे दिए, हम तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और दोनों से आंसर अलग अलग, दोनों से आंसर अलग अलग आ रहे हैं, और वो दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं। बट हम तो क्वेश्चन में डेटा देखते हैं, उस क्वेश्चन में चाहे छोटी सी लाइन भी लिखी, फॉर ए रियल केस, फॉर ए रियल केस, वो तो इग्नोर कर दिया। और ज्यादातर क्वेश्चन हम जो शीट में करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो हम शीट में करेंगे उसमें आइडियल केस के लिए करते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट से पूछो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू एन आर डेल्टा टी, ये फॉर्मूला पहले याद आता है, ये वो फॉर्मूला पहले याद आता है। बट ये क्वेश्चन इससे नहीं होगा क्योंकि ये आइडियल है ही नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, बट ये तो आपको बता दूं जेई वालों ने लिखा हुआ था, वो नहीं लिखे तो कोई, ये आप चेक कर लो, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 नहीं था तो हम खुद चेक कर सकते थे। वो तो अच्छी बात है कि जेई वालों ने लिख दिया कि ये नॉन आइडियल है, वो नहीं भी लिखते तो आप चेक कर सकते हो कि आइडियल है या नहीं है, यानी इससे नहीं उससे करोगे। और मेरा तो बड़ा सिंपल सा कहना है, जब तक इससे क्वेश्चन हो रहा है दिमाग ही मत लगाओ, इससे हो रहा है तो इससे कर दो, बात खत्म। लेकिन क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, तो लगता है इससे करते हैं। बट ज्यादा अच्छा ये है भाई, ये 2002 का क्वेश्चन अभी और बताऊंगा, और लाइन से आते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, लाइन से आते हैं, ये पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। तो ये
तो एक फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। और अब यहीं से एक छोटी सी चीज डिराइव करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर होता है। वो कहां से आता है? वो यहां से आता है। अब आप देखो, अब कंडीशंस को मिलाना, आप कैसे कंडीशंस पुरानी और ये मैच करती है वो आप देखना, वो बताता हूं। एक आइडियल गैस की बात हो रही है, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस बट केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मैंने ऐसा बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं। क्या मैंने ऐसा बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट? नहीं। अंडरगोइंग एनी प्रोसेस यानी चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो चाहे ना हो, डेल्टा एच को एनसीपी डेल्टा टी लिख सकता हूं आइडियल गैस के लिए, डेल्टा यू को एनसीपी डेल्टा टी लिख सकता हूं आइडियल गैस के लिए। यानी ये फॉर्मूला आ गया सब। फॉर्मूला का मजा नहीं है, मजा कंडीशंस का। अगर आपको कंडीशंस याद होगी ना तो अरे सेम कंडीशन पर है, वी आर सेम, वही कंडीशन और यही कंडीशन पर यहां पर ये फॉर्मूला आ रहा है। और ये केवल आइडियल के लिए आएगा, इसीलिए सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर हर किसी के लिए नहीं आएगा। जेई वाले सही में बहुत खतरनाक बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था। जेई एडवांस और जेई मेंस, जेई मेंस वाले चाहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स आ जाए, ले लो, मार्क्स देने की कोशिश करते हैं, वो मार्क्स देते हैं, चाहते कि तुम्हारे मार्क्स आए। जेई एडवांस वाले बड़े खराब हैं, वो देने की तो छोड़ो, लेने की कोशिश करते हैं, वो नेगेटिव करवाना चाहते हैं। वो चाहे तो ऐसा पेपर बनाए कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ, 0 मार्क्स आ जाए, बड़ा आसान उनके लिए, वो बहुत आसान है। वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ऐसा बनाते कि आपको लगता है ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, बट बाहर एग्जाम रूम से बाहर निकल के आता तब लगता ओह हो। बेटा जेई एडवांस को क्रैक करना तो जेई एडवांस वालों की तरह ही सोचना होगा। एक सेकेंड। वो तो इस बार अच्छी बात बताऊं आपको, इस बार जेई एडवांस वालों ने नेगेटिव कम रखे थे, नेगेटिव वाले कम थे, इसीलिए कट ऑफ ऊपर गई। पेपर आसान नहीं था, फिजिकल का तो कम से नहीं पता, लेकिन नेगेटिव कम थे इस बार के, मोर देन वन वाले क्वेश्चन कम थे, इसीलिए वो स्कोरिंग ऊपर चली गई। लोगों के 5 5 6 6 माइनस मार्क आए हैं, 10 10, यानी 4 5 7 ऐसे, नहीं तो माइनस होते हैं 15 20 ऐसे आते हैं, 25, इसीलिए वो थोड़ा सा डिफरेंस आया है इस बार की कट ऑफ में। अभी कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, 2014 में, नहीं 2014 में हुआ था, 2018 में पास आउट हुआ था, मतलब 2014 में जेई क्लियर कर ली थी उसने, 246 रैंक थी। 2018 में उसकी जॉब लग गई, पहले गोल्डमैन सैक्स में था, फिर उसके बाद अभी गूगल में है। पैटर्न फिक्स नहीं होता जेई का, पैटर्न फिक्स नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो वापस इस पर आते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी, तो सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। अब लेकिन ये फॉर्मूला आइडियल के लिए, रियल गैस के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, सुन लो मेरी बात, रियल गैस के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, तो मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं सॉलिड और लिक्विड। हाँ, अगर कोई पूछे रियल गैस के लिए क्या करेंगे तो फिर वही यूनिवर्सल फॉर्मूला P2V2 माइनस P1V1, रियल गैस के लिए यही लगाना पड़ेगा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, क्योंकि वंडरवॉल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, एक सॉलिड और लिक्विड के लिए, अब सुनना वापस अच्छी तरह से, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ना सॉलिड और लिक्विड का, एक लाइन तो हम ये बोलते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होता है, कुछ भी चेंज करो उनका वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता है, राइट, पहली चीज। दूसरी, सुन लो मेरी बात, यानी कुछ भी चेंज करो वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। दूसरा, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है।
अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम 22,000 24,000 ml, वही 1 मोल सॉलिड यानी पानी है तो वॉल्यूम 18 ml, लोहा है तो और कम, यानी 1 मोल का सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम 5 10 15 20 50 ml ऐसे कुछ होगा, और वही 1 मोल है तो 25,000 ml होगा, यानी सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो अगर आप उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉलिड और लिक्विड के लिए ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम की टर्म भी बहुत छोटी होती है, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए उसमें चेंज भी बहुत छोटा होता है। यानी फॉर सॉलिड और लिक्विड आप हमेशा ये बोल सकते हो, ध्यान रखना, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मैं ये कह रहा हूं डेल्टा पीवी भी 0 होता है। इसीलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा एच हमेशा किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा। अच्छा, क्वेश्चन में डेटा दे रखा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पुट कर देंगे P1 V1 V2, बट जब भी पुट करोगे ये वैल्यू इनके रेस्पेक्ट में बहुत कम आएगी, ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम आएगी। तो फॉर ध्यान रखो, अब मैं 3 रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या क्या बोला है, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम में चेंज भी बहुत कम होता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए पीवी की वैल्यू भी बहुत कम होती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और सॉलिड और लिक्विड के लिए प्रेशर पीवी में चेंज भी बहुत कम होता है। 4 और एक लाइन अभी थोड़ी देर पहले नोट लिखा था, प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में भी बहुत कम चेंज होता है। 5 पॉइंट याद रखना फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बहुत कुछ याद करना बैठेगा, सब जो मैं बोल रहा हूं सब दिमाग में फिट होना चाहिए, सब दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी जेई में क्वेश्चन कर पाओगे। आपने इस साल का जेई में भी पेपर देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स का, आप सबको आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उस लेवल तक करने के लिए क्या करना होगा, पिछले 5 सालों के पेपर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा एच और कह भी सकते हो एनसी, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम कहते भी कि सीपी सीवी सब बराबर, यानी एनसीपी डेल्टा टी एनसीवी डेल्टा टी, मतलब सीपी इज इक्वल टू सीवी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन अब आता है केस 2 फॉर केमिकल एंड फेज चेंज, फॉर केमिकल एंड फेज चेंज। अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं, फॉर केमिकल रिएक्शंस या फेस चेंज, जो भी केमिकल और फेस चेंज हम स्टडी करते हैं ना, उन सब में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। यानी कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन की कुछ बात हो रही है कि इसका डेल्टा यू इतना, डेल्टा एच इतना, उन सब में टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां बहुतों को प्रॉब्लम होती है, जैसे क्या होता है अगर कोई कह दो कि रिएक्शन हो रही CH4+O2, सर ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंटेनर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अरे भाई, जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, वो अपने आप नहीं रहता। हम टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखते हैं, मान लो इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है तो इसको एक ऐसे कंटेनर में करवाते हैं जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कंटिन्यूसली यहां से पानी फ्लो करता रहता है, यहां से निकलता रहता है। अब जो भी टेम्परेचर आप मेंटेन करना चाहते हो मेंटेन कर सकते हो, लेट्स से 50 डिग्री मेंटेन करना है, पानी का टेम्परेचर 50, अंदर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा हीट अंदर से बाहर आ जाएगी, कम होने लगेगा बाहर से अंदर चली जाएगी। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो यहां का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, यहां से एनर्जी बाहर आ जाएगी। इस तरह से हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये डायग्राम बना लो ताकि याद रहे, जब भी केमिकल रिएक्शन फेस चेंज हम स्टडी करते हैं सब में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। अब यहां पर भी मैं 2 पार्ट लूंगा, ए पार्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली गैसेस, इन्वॉल्विंग ओनली गैसेस, अगर केवल गैसेस इन्वॉल्व है। लेकिन अब यहां एक प्रॉब्लम है, यानी ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, बट गैसेस रिएक्ट कर रही है तो ऐसे देखा जाए तो आइडियल तो नहीं है, आइडियल नहीं है, आइडियल तो नहीं रिएक्ट करती, तो पीवी को एनआरटी तो नहीं लगा सकते। लेकिन अब पीवी को एनआरटी नहीं लगाओगे तो वंडरवॉल से सिंप्लीफाई करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हम ये तो बोल रहे हैं कि गैसेस रिएक्ट कर रही है, बट यूं कह दो एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन अजम्पशन ये है कि हम उसके लिए क्या लगा रहे हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यानी हम यहां पर गैसेस को आइडियल मान रहे हैं, अज्यूमिंग गैसेस टू बी आइडियल, ये सब यहां पर होता है। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल एनआरटी। लेकिन इस बार अब क्या चेंज होगा, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं, इस बार टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आर चेंज नहीं हो रहा, मोल्स चेंज होंगे, डेल्टा एन।
और ये किसके मोल्स में चेंज, केवल गैसेज इन्वॉल्व है, इसलिए यहां चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजीआरटी। यहां पर एक और फॉर्मूला आ गया, पता है सबको पता है ये फॉर्मूले, लेकिन कैसे आते हैं वो आज मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, जेई 2004 में फिर क्वेश्चन आया है, जेई 2004 में फिर क्वेश्चन आया है। क्या इस बार भी उन्होंने P1 V1 P2 V2 T1 सब दे डाले, टेम्परेचर तो खैर कांस्टेंट था, फिर वही कंफ्यूजन, डेल्टा एनजीआरटी से करें या P2 V2 माइनस P1 V1 से करें। दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है, दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है, किससे करोगे भाई, किससे करोगे, किससे करोगे। शुभ, यहां पर मोल्स कांस्टेंट नहीं है, गैसेस ही बदल गई, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 तब लगाते हो जब वही गैस रहे, यहां तो ए गैस बी में कन्वर्ट हो गई, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 नहीं लगेगा। तो यहां पर जब तक P2 V2 माइनस P1 V1 से हो रहा उससे करो, उससे नहीं हो रहा तो इससे करो, यानी फिर से P2 V2 माइनस P1 V1, यानी 2004 में फिर क्वेश्चन आया और फिर इससे करोगे तो गलत हो जाएगा, और ज्यादातर हम इसी से करते हैं, हम ज्यादातर। और इसी में मैं एक और चीज बता दूं, इसी में केस 2, वैसे केस 2 का आंसर भी यही आएगा, बस एक अजम्पशन लेना होगा, केस 2 यानी बी पार्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड, reactions involving solid and liquid, अगर along with gases, सॉरी along with gases, अब गैसेस के साथ सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व है तो क्या होगा। अब आप सोचो, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, स्टार्टिंग तो हमेशा यहीं से होगी P2 V2 माइनस P1 लेकिन सोचो इनिशियली कंटेनर में गैसेस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, तो V1 में सॉलिड का वॉल्यूम भी है, V1 में लिक्विड, V1 में गैसेस, तीनों का वॉल्यूम है, लेकिन आपको भी पता है V1 में सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, मेनली तो वॉल्यूम किसका होगा, गैसेस का, फाइनली भी मेनली वॉल्यूम किसका होगा, गैसेस का होगा, तो जो वॉल्यूम है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन तो गैसेस का ही होगा, तो अगर कोई सॉलिड और लिक्विड है भी सही उनके लिए तो ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, केवल किसके लिए ये टर्म कंसीडर करो, गैसेस के लिए, यानी अगर गैसेस के साथ कोई सॉलिड और लिक्विड है उसके लिए ये वाली टर्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी फिर से केवल किसको कंसिडर करो, गैसेस को, गैसेस के लिए पीवी को क्या लिख दो, एनआरटी, पीवी को लिख रहा हूं एनआरटी, ध्यान रखना, यानी यहां N2RT या N1RT, किसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, N2 माइनस N1RT, यानी फिर से वही डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, वही फॉर्मूला आया है, यानी कुछ नया नहीं आया। अब आप चाहो तो ये दोनों केसेस को मर्ज कर सकते हो, मेरे को समझाने के लिए मैंने पहले अलग अलग किया था, ताकि पहले एक चीज बताऊं फिर दूसरी चीज बताऊं। कुल मिला के अगर गैसेस के साथ सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है तो उनको नेग्लेक्ट कर दो, केवल किसको कंसिडर करो, सॉलिड और लिक्विड। ये आया अरहम, भाई एक अरहम स्टूडेंट है, मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा, अरहम ने कहा सर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 होगा, पहले तो ये फॉर्मूला तो आ गया, बट अरहम ने एक क्वेश्चन पूछा, उस पर आ जाता हूं। अरहम ने कहा कि अभिमन्यु ने भी कहा डेल्टा यू तो 0 सर, क्यों बेटा, क्यों, एनसीवी डेल्टा टी लगा दें, लगा दे एनसीवी डेल्टा टी, क्यों, टेम्परेचर कांस्टेंट तो लगा दे एनसीवी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी, बोलो। एक और किसी ने लिखा, ईशान ने भी सेम डाउट है, क्यों डेल्टा यू 0 बोल रहे हो तुम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कब है, जब केमिकल और फेस चेंज हो रहा है, और केमिकल और फेस चेंज में एनसीवी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी नहीं यूज होता, नॉट एप्लीकेबल फॉर केमिकल एंड फेस चेंज। एक दिन भी नहीं लगाया रे तुम लोगों ने,
एक दिन भी नहीं लगाया है। एक दिन अभी अभी डिस्कस हुआ कि केमिकल और फेस चेंज पे नहीं लगता है, केमिकल और फेस चेंज पे नहीं लगता है। लगा दो साहब, लगा दो। हाँ, क्यों आराम, अब बोलो। हाँ जी, बात समझ में आ गई। हाँ, आ गई सब। ये इधर उधर के कमेंट मत लिखो फालतू के। आदित्य बेटा, ये तुमने क्लास टाइम भी बोला था, क्यों अपने नाम को बदनाम कर रहे हो तुम? कितनी बार कहा, जो पढ़ रहा हो उसी से रिलेवेंट पूछो। हाँ, और बेटा जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको कम समझ में आ रहा है ना, तो जेई या तो ऐसे ही होगी या जेई नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना बस, और कुछ नहीं है। और इतने आसानी से बहुत कंफ्यूजन हो रहा तो पढ़ाई करो, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जेई वालों को 15,000 ही सेलेक्ट करने हैं भाई। 15,000, 16,000, 17,000 देने वाले हैं, 12 लाख। अगले साल पता नहीं कितना होगी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर इतना आसान होता 2+2, तुम्हें क्या लग रहा था जेई में ऐसे पूछा जाएगा? अच्छा अच्छा, एक काम करो यार, चलो ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन देता हूँ, 3 की पावर 3 निकाल दो। अच्छा, थोड़ा टफ और देता हूँ, 3 की पावर 4 निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राइट? तो फाइनली अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी मैं आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट कुल मिला के यहां पर अब ध्यान रखना, 3 फॉर्मूले आ गए। पहला, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। अब यहां केवल फॉर्मूले नहीं याद रखोगे आप, हर फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन है। हर फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन है। कंडीशन पहले याद करो, फॉर्मूले बाद में याद करो। अगर आप केवल इनको ऐसे याद कर रहे हो, एक फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला ये, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मूला बाद में बोलो, कंडीशन पहले। फॉर ऑलवेज अप्लीकेबल, ये जब भी बोलो साथ में ऑलवेज अप्लीकेबल। ये तब भी बोलो, ये जब बोलोगे कब? फॉर आइडियल केस नॉट अंडर गोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। ये कब बोलोगे? फॉर केमिकल एंड फेस चेंज। फॉर केमिकल एंड फेस चेंज। हाँ, इसमें एक छोटा सा अजम्पशन लिया है, गैसेस को आइडियल माना है, इसीलिए जब तक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा हो इसी से करो, इससे सॉल्व हो रहा है इसी से करो। इन तीनों की कंडीशंस पहले बोलो, फिर फॉर्मूले बोलो। यानी बिना कंडीशन के फॉर्मूले बोल रहे हो तो खाना मत खाना। कंडीशन पहले, फॉर्मूला बाद में, हर जगह। हर जगह आपको देखो, मैं सिंपल सी चीज बताता हूं, 3 तरह के चेंजेस, 3 तरह के सब्सटेंस। 3 तरह के चेंजेस, केमिकल चेंज, फेस चेंज, चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। 3 तरह के सब्सटेंस, आइडियल, रियल, सॉलिड, लिक्विड। कोई भी लाइन, कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो, पहले पता हो कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है। ये पहले से पता हो, राइट? ये रट जाने चाहिए। देखो बेटा, आज मैं होमवर्क भी दे रहा हूं आप लोगों को, बट ये सब याद हो जाने चाहिए। किसी ने पूछा, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है बेटा कोई भी। टेलीग्राम ग्रुप जरूर है, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं होता है। जस्ट एक ग्रुप है, ताकि हाँ ठीक है, आपस में कभी आप कुछ डिस्कस कर लो। बाकी मैं रहा उसमें, कभी कभी मैं कुछ देख पाता हूँ उस टेलीग्राम ग्रुप को, इतने सारे कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर है। फिजिकल केमिस्ट्री बाय AK सर नाम से, AK 7007। और अब मैं आपको यहां पर होमवर्क दे रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स 1 से। नेक्स्ट चैप्टर आने में अभी महीनों बाकी है बेटा, महीना पर अभी बहुत लंबा ये चलेगा। तो जो ये पूछ रहे हैं वो अभी थोड़ा आराम करें। एस, सॉरी, O1
1 से 20। मंडे को हमारी क्लास नहीं है, तो थोड़ा होमवर्क ज्यादा ही दे रहा हूं मैं आपको। अच्छी तरह से कोशिश करना, होंगे क्वेश्चन, नोट्स को याद कर लेना। मंडे को नहीं, वेंसडे को क्लास होगी, तब तक ये सारी चीजें 1 से लेके 20, 1 से लेके 30 ये हो जाना चाहिए, है ना बेटा। वापस से सुनो लेक्चर्स को, जिनको कम समझ में आया क्वेश्चन यानी वापस से सुनो, क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते और समझ में आएगी। क्वेश्चन करते करते चीजें और समझ में आएगी। अभी तक क्वेश्चन नहीं किया ना, तो जो थॉट्स है उसको अप्लाई नहीं किया, जब अप्लाई करने लगोगे तो और अच्छी तरह से क्लियरिटी आएगी, राइट। तो क्वेश्चन करो, फिर जहां लगे थोड़ा कम है फिर पढ़ो, फिर याद करो। ये हिट एंड ट्रायल आगे पीछे चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब जाके कहीं थर्मोडायनेमिक्स निकल के आएगी आपके अंदर की। सब निकल के आएगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी होगा, अच्छी खासी मेहनत करोगे तभी होगा, राइट। और पिछले वाले स्टूडेंट सबको बहुत समझ में आई, बहुत मजा आता है, लेकिन जो साथ में मेहनत करेगा उसी को आएगा। बाय बाय।